Hello, students. In today's lecture, we will discuss chapter 2nd of history, which is Industrial Revolution and Imperialism. In this chapter, we will learn meaning of Industrial Revolution and its origins, causes for rise of Industrial Revolution in England, spread and impact of Industrial Revolution, meaning of imperialism and reasons for its rise, and British imperialism in India. So let's begin with the chapter. For most human history, people have had only few basic needs like food, shelter, and clothing. Agriculture was the main occupation during the medieval period. Everyone satisfied their needs and requirements by themselves and only occasionally were dependent on others to fulfill their needs. तो उस टाइम पे जो मिडेवल पीरियड था उस टाइम पे लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब वो अपनी जो नीड्स थी अपने आप पूरी कर सकते थे। एग्रीकल्चर उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था। उस टाइम पे नीड्स भी ज़्यादा नहीं थी, फूड शेल्टर और क्लोथिंग ही थी, सिर्फ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। तो सभी अपनी अपनी नीड्स को पूरा कर लेते थे। कभी कभी ऐसा वक्त आता था या कभी कभी ऐसा मौका आता था कि किसी को किसी की मदद लेनी पड़े, अदरवाइज सभी सेल्फ सफिशिएंट होते थे। देन every community or village was self-supporting and self-sufficient, having its own set of blacksmiths, carpenters, weavers and other skilled laborers. हर एक सोसाइटी में एक ब्लैकस्मिथ्स हो, मतलब हर एक सोसाइटी में ऐसे बंदे होते थे, स्किल्ड वर्कर्स होते थे जो उस सोसाइटी को आराम से उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, जैसे ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स। A craftsperson or artisan usually worked with his family members and employed simple tools to create goods at home itself. This system of home-based and small-scale production was known as the domestic system. तो अब कई स्किल्ड वर्कर्स ऐसे होते थे जो फैमिली के साथ काम करते थे और सिंपल सिंपल टूल्स के साथ घर पे ही सामान बनाते थे और लोगों को बेचते थे। तो इन होम दिस जो सिस्टम होम बेस मतलब होम के लेवल पे चलता था और छोटी छोटी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था, उसे स्मॉल से स्केल प्रोडक्शन बोलते थे। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? डोमेस्टिक सिस्टम। डोमेस्टिक सिस्टम उस टाइम पे चलता था, मतलब घर पर ही बना के लोगों को बेचना, छोटे छोटे लेवल पर काम चलता था। देन लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स led to increase in trade and commerce with overseas territories. This led to the emergence of new towns and cities with the increase in population giving rise to more complex cities societies. This further led to an increase in the demand for consumer and luxury goods. The domestic system could not cope with this ever growing demand as it was too slow and on a small scale. तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे न्यू लैंड्स की डिस्कवरी हुई, नई जगहें खोजी गई, तो उनके साथ भी ट्रेड बढ़ा। उस जगह पे न्यू टाउन्स और सिटीज़ बने और वहाँ पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई। तो जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उनकी डिमांड्स भी होगी। तो उन डिमांड्स को डोमेस्टिक सिस्टम नहीं पूरा कर पाता था। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम स्मॉल स्केल पर काम करता था, छोटे लेवल पर काम करता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर पाता था, जल्दी जल्दी से नहीं नीड्स को पूरा किया जा सकता था। तो इसीलिए डोमेस्टिक सिस्टम उस टाइम पे नहीं कर सकता था उनकी डिमांड्स को पूरा, वो स्लो था और छोटे लेवल पर काम होता था। देन to meet the demand for more goods, a new system called the putting out system was introduced. तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, मतलब इससे इससे बचाव के लिए पुटिंग आउट सिस्टम लाया गया। पुटिंग आउट सिस्टम मीन्स इसमें क्या होता था कि जैसे स्किल्ड वर्कर्स कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको खरीद लिया जाता था, ठीक है? तो उसको खरीद के आगे बेचा जाता था लोगों को, मतलब एक तरह से एजेंट्स का काम करते थे जो बीच के लोग होते थे, ठीक है? तो पुटिंग ऑफ सिस्टम से क्या हुआ, जो ओल्ड डोमेस्टिक सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ। नाउ we will discuss about industrial revolution. From about 1750 to 1850 in Great Britain, a revolutionary transformation in the manufacturing of goods known as industrial revolution took place. तो अब 1750 से 1850 में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में आई थी। Then, Industrial Revolution was a radical transformation which changed the entire economy and society of the 18th century England and later spread to other countries. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसने इंग्लैंड की इकोनॉमी
और उस सोसाइटी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और पहले तो ये इंग्लैंड में हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज़ में फैल गई। देन it significantly altered the method, techniques and organization of production and distribution of goods। तो इसने क्या किया कि चीज़ों को बनाने की टेक्निक, ठीक है, उसके बाद उसका मेथड, उसके बाद उसके प्रोडक्शन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया। देन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। First feature, the domestic system of production was replaced by factory system instead of home people now worked in factories। तो अब क्या हुआ कि जैसे पहले डोमेस्टिक लेवल पे, घर के लेवल पे चीज़ें बनाई जाती थी, उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया फैक्ट्री सिस्टम ने। लोग पहले घर पे सामान बनाते थे पर अब फैक्ट्रीज में बनाया जाता था। देन handmade manufacturing was replaced by power driven machine could manufacture goods much cheaply and quickly than manual labor। तो अब पहले हैंड मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक है, पहले हाथ से बनाया जाता था, पर फिर मशीन्स आ गई जिन्होंने हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग की जगह ले ली। मशीन्स जो थी वो इजीली बना लेती थी एज़ कम्पेयर टू मैनुअल लेबर, और चीपली भी होता था क्योंकि अब लेबर्स को ज़्यादा लेबर देनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि मशीन्स में आराम से बन जाता था। देन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले छोटे लेवल पर चीज़ें बनाई जा सकती थी, पर अब उसके बाद जब मशीन्स वगैरह आ गई तो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। देन द रॉ मटेरियल्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन फैक्ट्रीज वर नॉट ओन्ड बाय वर्कर्स बट बाय रिच ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स नोन एंड कैपिटलिस्ट। तो अब जो ये चीज़ें बनाई जाती थी फैक्ट्रीज में, इनको ओन कर लेते रिच ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, उसके बाद इनको बेचते थे आगे। तो इन रिच ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था? कैपिटलिस्ट्स। देन वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुई? देयर वर मैनी फैक्टर्स दैट लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशंस। तो द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एनकरेज टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। तो अब जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको खोजने के लिए सारे जने लग जाएंगे, है ना? तो फिर कोई ना कोई इन्वेंशन तो टुक प्लेस होगी। तो इसी तरह से जब गुड्स की डिमांड बढ़ी तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, इन्वेंशंस हुए, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। तो ये सारे हैं जो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, आपको इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। देन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन मीन्स the agriculture revolution in England of the mid 17th century paved the way for industrial revolution. Introduction of improved method of agriculture and consolidation of land holdings led to increase in agriculture output of England. Use of new tools for agriculture replaced manual labor to a large extent. This labor force was then diverted towards the town and cities to work in the industrial economy for low wages। तो अब क्या हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कैसे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप की गई जिससे एग्रीकल्चर इजी हो गई। मैं कहने मतलब कि मशीन्स वगैरह आ गई जिससे एग्रीकल्चर इजी हो गई, ठीक है। मेथड्स जो थे एग्रीकल्चर के उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। तो जब न्यू टूल्स आए तो जो हैंडमेड लेबर में मैनुअल लेबरर्स थे वो उनकी नौकरी तो चली गई क्योंकि मशीन से काम आसानी से हो जाता था और चीप तरीके से होता था। तो इसीलिए वो जो लेबर फोर्स थे वो कहाँ पे चले गए? टाउन्स और सिटीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए जहाँ पे उन्हें कम वेजेस मिलती थी, कम सैलरी मिलती थी। देन stable government. England in the 17th century witnessed a period of relative peace and stability. It was isolated from Europe and its Napoleonic wars. This relative peace in England proved nourishing for its economic growth। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे गवर्नमेंट भी स्टेबल रही, मतलब गवर्नमेंट इधर उधर नहीं हुई, मतलब कहते हैं ना कि एक चेंज नहीं हुई, गवर्नमेंट फिक्स टाइम के लिए रही। तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ आराम से हुई क्योंकि गवर्नमेंट आसानी से काम कर पा रही थी, स्टेबल थी इसीलिए। देन
Surplus capital, an active involvement in overseas trade and commerce and booming cotton industry fetched England immense foreign wealth. तो उस टाइम पे जो इन जैसे इंग्लैंड की तरफ से कई चीज़ें इंपोर्ट भी होती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे इनका जो ट्रेड था, व्यापार था, वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अच्छा चल रहा था, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चल रही थी इनकी। तो इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से इंग्लैंड की जो वेल्थ थी फॉरेन से आने वाली, वो भी इंक्रीज़ हुई। फॉरेन से उनका अच्छा अच्छा ट्रेड चल रहा था, जिनसे उन अच्छे पैसे कमाए। दिस सरप्लस कैपिटल वॉज देन यूज टू फॉस्टर न्यू साइंटिफिक आइडियाज़ एंड डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज। तो इस वेल्थ को, इन पैसों को नई नई साइंटिफिक इनोवेशंस के लिए यूज़ किया गया और नई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया। Then availability of cheap labor, mechanization of agriculture led to unemployment in rural areas. These people migrated to the cities and towns in search of jobs. This created an enormous labor force ready to work in factories for low wages. तो अब हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में कि एग्रीकल्चर की जब मतलब टूल्स अच्छे आ गए, इम्प्रूवमेंट हुई, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई, क्योंकि वो टूल्स आसानी से काम करते थे और चीपली काम करते थे। इसीलिए वो लोग माइग्रेट हो गए सिटीज़ में, ताकि उनको जॉब्स मिल सकें। तो अब जो इन लेबर फोर्स रेडी थी फैक्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए, और इन काम के लिए जो सैलरी मिलती थी वो भी बहुत कम थी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन. Coal and iron were the essential resources on which the Industrial Revolution was built. Iron was used to make machines and coal was used to run them. Both were in abundance in northern England. तो अब कोल और आयरन की भी कमी नहीं थी इंग्लैंड में। तो अब कोल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? कोल यूज़ किया जाता था मशीन्स को चलाने के लिए, आयरन यूज़ किया जाता था मशीन्स को बनाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें इंग्लैंड में पूरी तरह से अवेलेबल थी। Then we will learn about spread of industrial revolution. Spread of industrial revolution. Originating in England, the industrial revolution first spread to its neighboring countries like Belgium, France and Germany. Soon after it swept across the whole of Europe and United States of America. सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंग्लैंड में। और उसके बाद ये पहले नेबरिंग कंट्रीज़ में फैली, लाइक बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी में। उसके बाद ये पूरे यूरोप में फैल गई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। देन initially other countries copied technology from England, however later they developed their capabilities and countries like Germany and USA surged ahead of England. इसका मतलब पहले पहले तो सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसने टेक्नोलॉजी कॉपीड की कहाँ से? इंग्लैंड से। पर धीरे धीरे उन कंट्रीज़ ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया, और कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी, यूएसए आगे निकल गए इंग्लैंड से। Then the USA soon became the leading industrialized nation of the world. Japan was the first Asian country to be industrialized. तो जो यूएसए था वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज्ड बन गया, पर जो जापान था वो पहला ऐसा एशियन कंट्री था जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ था। सबसे पहले यूएसए, एशिया में सबसे पहले जापान। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया स्टार्टेड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ रशियन रेवोल्यूशन के बाद। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1939 से लेके 1945 तक हुई थी। तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी वर्ल्ड में, सारी दुनिया में फैल गया। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसके क्या इम्पैक्ट हुए? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कंपेल्ड देम टू सेल सरप्लस गुड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अब जब जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप थी, है ना, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे, वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था, सेंड किया जाता था किनको? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। दिस लेड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा। ऑल्सो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल टू फीड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज प्रॉम्प्टेड
industrialized nation to look for nations having abundant and cheap natural resources। तो इसका मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स की डिमांड थी वो भी इंक्रीज हुई और डेवलप्ड नेशन से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक वो डिमांड पहुंचाई गई, मतलब वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया। टू मेक प्रॉफिट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज continuously search for new market to sell their finished products, resulting in expansion of overseas trade and commerce। अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंट्रीज़ ने कई और जगहें भी देखी और वहाँ पे अपना ट्रेड को एक्सपेंस किया अलग अलग कंट्रीज़ में। इसके साथ उनको भी प्रॉफिट हुआ। देन factory system of production, large scale production using machinery marked a departure from the old system of domestic manufacturing, thus the factory system immediately replaced domestic system of production। तो अब छोटे प्रोडक्शन मतलब पहले स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती थी डोमेस्टिक सिस्टम से, पर फैक्ट्री सिस्टम आने के बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गई और ओल्ड सिस्टम जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी उसको रिप्लेस कर दिया किसने? फैक्ट्री सिस्टम ने। देन rise of the middle class, industrial revolution resulted in the rise of a new social class, middle class, which appeared between the capitalist and the working class। It consisted of skilled workers, managers, clerks, accountants and others। तो अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, किसी फैक्ट्री को संभालने के लिए कई जनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्किल्ड वर्कर्स हो गए, ठीक है, मैनेजर्स भी ज़रूरत होती है फैक्ट्रीज़ में, क्लर्क्स की भी ज़रूरत होती है, अकाउंटेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जब ये क्लासेस, ये पोजीशंस आई, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो रिच क्लास और पुअर क्लास के साथ साथ एक मिडिल क्लास भी मतलब अपीयर हुई, उसके ओरिजिन हुआ। मिडिल क्लास में ये लोग आते थे जैसे स्किल्ड वर्कर्स, मैनेजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स एंड अदर्स। देन urbanization, urbanization means the industrial revolution led to mass migration of people from rural areas to urban areas। Mechanization of agriculture rendered many people in villages unemployed, most of them came looking for jobs in these industrialized cities and towns। तो अब अर्बनाइजेशन कैसे हुई? जब एग्रीकल्चर के लिए इम्प्रूव्ड चीज़ें आ गई तो लोगों के पास काम नहीं था, तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ गए काम पाने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें लो वेजेस में काम मिलता था, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन शुरू हुई, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ गए। देन डिवीजन ऑफ लेबर, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वर असाइंड स्पेसिफिक टास्क विच suited their expertise and skills। This division of labor proved useful in producing quality products। तो अब जो फैक्ट्रीज होती थी वहाँ पे स्किल के हिसाब से काम मिलता था, मतलब जिसकी स्किल्स अच्छी है उसको ऊपर वाला काम, जिसको स्किल थोड़ी सी वीक है उसको लेबर वर्क। तो मतलब इस तरीके से एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में बहुत हेल्प मिलती थी डिवीजन ऑफ लेबर के साथ। देन harsh living conditions in cities, in wake of the mass migration of people from villages, the new industrialized cities grew unchecked and unplanned। These cities became overpopulated, forcing many to live in small spaces। Countless slums grew in no time, whereas people lived in unhygienic conditions। These cruel conditions led to diseases like cholera, smallpox, influenza and typhoid। Many widespread epidemics were recorded in London during 1803 to 1846, which claimed thousands of human lives, mostly slum dwellers। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब अर्बनाइजेशन हुई तो बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ। तो जब वो माइग्रेट हुए तो वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी उनके रहने की, तो जिसकी वजह से वो लोगों को घर नहीं मिला, तो उन्होंने एक स्लम्स बना लिए, मतलब झोपड़ियों झुग्गियों झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे इतनी हाइजीनिक पोजीशन नहीं होती थी, अनहाइजीनिक लोग थे, मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस थी वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे कई सारी बीमारियाँ भी फैली, जैसे कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो इसकी वजह से 1803 से 1846 लंदन में इस टाइम पे बहुत सारी जानें भी गई जो मोस्टली झुग्गियों झोपड़ियों से रिलेटेड थी। देन exploitation of workers, industrial revolution marked the beginning of mass employment in the human history।
The capitalists exploited the workers and paid them measly wages. There was no concept of workers' right, and they were forced to work for low wages and inhuman working conditions. The workers did not have any job security and could be fired anytime. There were no definite working hours, and the workers were made to work for as long as 16 hours. No compensation were given to workers in case of injury or death while working. तो एक तरह से उस टाइम पे वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे। कैसे? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो मास मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिली, पर उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिली उसमें उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जिसमें जो वर्कर्स थे वो अपने राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो उनको लो सैलरी में ही काम करना पड़ता था और ऐसी कंडीशंस में करना पड़ता था जो जिसमें वो कर भी नहीं सकते। देन द वर्कर्स डिड नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अगर उन्होंने कोई गलती की तो भी उनको फायर कर किया जा सकता था। देन देयर वर नो डेफिनेट वर्किंग आवर्स, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं थे। 16 आवर्स के लिए काम किया जाता था उस टाइम पे, मतलब काम लिया जाता था उनसे। तो कोई भी उन्हें कंपनसेशन नहीं दी जाती थी, कोई भी छूट नहीं दी जाती थी। अगर उन्हें इंजरी हो गई या फिर कोई डेथ हो गई तो भी उन्हें काम करना पड़ता था। देन लास्ट पॉइंट, चाइल्ड लेबर। उस टाइम पे चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब चिल्ड्रन से काम करवाया जाता था और वो उतना ही काम करते थे जितना अडल्ट्स करते थे और उन्हें इसके बदले में वेजेस भी बहुत लो मिलती थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट के ज़रिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जिसके अंदर ये कहा जा किया हो कि आप चिल्ड्रन से वर्क नहीं करवा सकते, इसीलिए चिल्ड्रन के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता था उस टाइम पे। Now we will discuss questions related to industrial revolution. First question is, list the feature of industrial revolution. First one, the domestic system of production was replaced by factory system. जो domestic system था, घर पे काम करने वाला system, वो replace हो गया और लोग factories में काम करना शुरू हो गए. Then handmade manufacturing was replaced by power driven machinery. तो पहले handmade goods बनाए जाते थे पर अब machines के साथ बनाना शुरू हो गए जो बहुत ज़्यादा चीप थे और इजीली बन जाते थे। देन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब पहले थोड़ी गुड्स बनाए जा सकते थे पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स के साथ ज़्यादा गुड्स बनाए जाने लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। देन द रॉ मटेरियल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन फैक्ट्रीज वर नॉट ओन्ड बाय वर्कर्स बट बाय रिच ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो एक तरह से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो मर्चेंट्स खरीद लेते थे, ठीक है, और उसके बाद उसको आगे लोगों को बेच देते थे। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओरिजिनेट इन इंग्लैंड? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों ओरिजिनेट हुआ? देन सबसे पहला, न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशंस। तो इसका जैसे जैसे लोगों की डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होने के साथ लोगों ने खोजें करनी शुरू की। जब इन्वेंशंस हुई तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। देन सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन मीन्स कि जो एग्रीकल्चर थी उसमें बहुत सारे टूल्स नए डेवलप किए गए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर करना इजी हो गया, तो मैनुअल लेबर कम हो गया और मशीन से काम ज़्यादा हो गया। तो जो मैनुअल लेबर थे वो सिटीज़ की तरफ चले गए इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जहाँ उन्हें लो वेजेस मिलती थी। देन थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो एन एनॉर्मस लेबर फोर्स रेडी टू वर्क इन फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। तो अब जब एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स आ गई तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ गए जॉब्स लेने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें लो सैलरीज में काम करना पड़ता था। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन की कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड में। जो आयरन था वो यूज़ किया जाता था मशीन्स बनाने के लिए और जो कोल था वो किया जाता था मशीन्स को चलाने के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? मेन इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कंपेल्ड देम टू सेल सरप्लस गुड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। दिस लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो अब जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो गुड्स थे उनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया वैसी कंट्रीज में जहाँ पे कोई भी मशीनी काम अभी नहीं शुरू हुआ
था, तो इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ और उनका ट्रेड था वो एक्सपैंड हुआ, उनका जो व्यापार था वो एक्सपैंड हुआ। देन फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री सिस्टम था वो शुरू हो गया इन इन प्लेस ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम, मतलब घर के काम से उठ के लोगों ने फैक्ट्रीज में जाना शुरू कर दिया। देन rise of the middle class, industrial revolution led to rise of a new social class, middle class. It consisted of skilled workers, manager, clerks, accountants and others. तो पहले दो क्लासेस होती थी, पुअर क्लास और रिच क्लास। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब लोगों ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया तो एक और क्लास का जन्म हुआ। कौन सी थी वो? मिडिल क्लास। उस क्लास में कौन से लोग आते थे? जो स्किल्ड वर्कर्स से, मैं जैसे मैनेजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स एंड अदर्स। Then fourth point, urbanization. Many individuals shifted from rural to urban areas in order to search for jobs. उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हुई, तो लोग माइग्रेट हुए सिटीज़ की तरफ, तो इसकी वजह से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुई। देन लास्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वर असाइंड स्पेसिफिक टास्क विच सूटेड देयर एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स. तो जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे उन्हें स्किल्स के हिसाब से काम दिया गया, जिसकी वजह से काम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में बहुत आसानी हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंपीरियलिज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।